हेलो एवरीवन, माय नेम मयंक। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, आखिर क्या रीज़न है जिससे हमारा इंडियन इकोनॉमी, हमारा इंडियन जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, और हम क्या स्टेप ले सकते हैं, आखिर हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं जिससे इंडियन जीडीपी और आगे ना डिक्लाइन हो और हम उसको रिवाइव कर सकें। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर आप लोग क्या कर सकते हो। ये तो गवर्नमेंट का काम है इंडियन जीडीपी को उठाना, इंडियन जीडीपी को आगे और ना गिरने देना, रिवाइव करना। तो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिर उस देश में, इस देश में हम भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट हमको नहीं बताएगा, हमको खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा। तो आखिर आपको उन चीज़ों को समझना है कि देखिए, एक चेन होता है, उस चेन में अभी जो भी देश के लोग हैं वो सब शामिल हैं। तो अगर सिर्फ एक ही चेन का आदमी वर्क करेगा तो नहीं होगा, हम सबको मिलके वर्क करना पड़ेगा, तो हम इस क्राइसिस से निकल पाएंगे। ठीक है, आपको ये बात समझना होगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में 6 रीजंस बताऊंगा आखिर क्यों हमारा इंडियन जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से सजेशंस दूंगा आपको, आखिर कैसे हम इसको रिवाइव कर सकते हैं इंडियन जीडीपी को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 6 पहला रीज़न है आपके स्क्रीन के ऊपर, शार्प डिक्लाइन इन ओवरऑल डिमांड। देखिए, पहला रीज़न है शार्प डिक्लाइन इन ओवरऑल डिमांड। तो डिमांड का डेफिनेशंस मैंने दे रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए डिमांड जो है ना, वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अगर आपका आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर सही है, ठीक है, अगर आप उसको फेयर प्राइस चार्ज करते हो, तो क्या कहते हैं, आप अच्छा, आपकी कंपनी का डिमांड होगा। ठीक है, तो डिमांड आपका प्रोडक्ट का बढ़ेगा। अगर आपका फेयर प्राइस नहीं है, अगर आप मनचाहा प्राइस कुछ भी चार्ज कर रहे हो, तो आपका डिमांड नहीं होगा मार्केट में और आपका डिमांड नहीं बढ़ेगा मार्केट में। तो ये बात देखिए, आप जो डिमांड है वो पूरा प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्राइस लो है और फेयर प्राइस है, तो क्या कहते हैं, आपका डिमांड एब्सोल्युटली बढ़ेगा। और आपका अगर प्राइस हाई है, ठीक है, और आपका प्राइस आप फेयर चार्ज नहीं कर रहे हो, तो आपका डिमांड कम होगा। तो ये था पहला रीज़न जिसकी वजह से हमारा डिमांड घट रहा है और जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से सजेशन दूं इसमें, तो गाइस क्या कहते हैं, डिमांड को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है इस समय, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, उसको कुछ स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी मनचाहा प्राइस चार्ज कर रहे हैं आप लोगों से, जिसका सारा हम ही कोई पे करना है वो, तो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर ही सारा लोड हमारे ऊपर ही आता है। तो क्या कहते हैं, उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देने चाहिए ताकि वो मनचाहा प्राइस चार्ज ना कर पाए, सिर्फ वो फेयर प्राइस ही चार्ज करें हमसे। तो ये था पहला रीज़न और मेरा पहला सजेशन कि गवर्नमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए कंपनीज के ऊपर, वो मनचाहा प्राइस ना चार्ज करें। और जैसे कि आपने देख रहे हो कि ऐसे अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे जियो, एयरटेल, इन सब ने अपना प्राइस बढ़ा दिया। तो अब जिससे फ़र्क ये हुआ कि हम लोगों को अब ये प्राइस देना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे इनका रेशियो, तो इनका जो पहला डिमांड था और प्राइस के बाद का डिमांड था, प्राइस बढ़ाने के बाद का, प्राइस में जब इन्होंने चेंजेस किए, तो उसके रिलेटिवली कंपेयर करें दोनों कंडीशंस को, तो इनका जो प्राइस के में जो चेंजेस किए उसके बाद का इनका प्राइस, इनकी जो डिमांड है वो कम हुई है। तो ये गवर्नमेंट को देखना होगा, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को स्टेप लेना होगा। तो अब आता है गाइस सेकंड रीज़न, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, शार्प फॉल इन कंजप्शन। ठीक है, तो आप पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कंजप्शन और डिमांड में अंतर क्या है। देखिए, डिमांड में तो एक जो इंडस्ट्री भी जो चीज़ खरीद रहा है और जो एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो खरीद रहा है, वो सबको मिला के बनता है डिमांड। ठीक है, पर कंजप्शन में
जो नॉर्मल व्यक्ति अपने हाउस होल्ड के लिए खरीद रहा है, मतलब कि अपने डेली यूज़ के लिए, कंजप्शन के लिए, ठीक है, वो आता है कंजप्शन में। जैसे कि हम सब लोग रोज़ डेली कुछ ना कुछ चाहिए, डेली यूज़ के लिए चाहिए होता है हमें अपने लिए कोई भी गुड्स और सर्विस हम अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, तो उसको कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये अंतर है डिमांड और कंजप्शन में, याद रखिएगा ये। तो डिमांड का तो मैंने बता दिया कि आप आखिर कैसे क्या स्टेप ले सकते हैं। अब आता है ये कंजप्शन में, आखिर ऐसा क्या करेंगे जिससे ये जो कंजप्शन फॉल हो रहा है हमारा वो बढ़े, आखिर अब ये आगे फॉल ना हो ज़्यादा। तो आप ये समझिए कंजप्शन तभी बढ़ेगा तब आदमी के पास पैसा होगा जेब में। आदमी के पास पैसा नहीं है जेब में, इसलिए वो खर्च करने से डरता है और आगे वो कम से कम सामान लेकर आता है घर पे। ठीक है, आखिर क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कहीं जॉब करोगे या फिर या फिर कोई बिजनेस करोगे। बिजनेस मैं इसके ये बहुत अलग वर्ड है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगा। ठीक है, पर अभी मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसे हमको उससे जो उम्मीदें थी एम्प्लॉयमेंट की, वो अभी तक वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है यूथ को। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो अब बढ़ना चाहिए इंडिया में। देखिए आप, ये बात तो गवर्नमेंट को भी समझ में आती है और ये बात आपको भी समझना चाहिए कि 132 करोड़ लोग हैं, गवर्नमेंट 132 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। तो ये बात तो आपको भी समझनी होगी। पर हाँ, जो लोग हकदार हैं, जो लोग जिनके अंदर कुछ है काबिलियत, उनको तो ज़रूर मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना है, ताकि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपके पास ज़रूर पैसा होगा, पैसा होगा तो आप खर्च करोगे, खर्च करोगे तो इससे हमारा इंडियन जीडीपी बढ़ेगा। तो ये था सेकंड रीज़न। अब आते हैं थर्ड रीज़न पे। आप देखिए, रॉन्ग प्रोसीड्यूर इन जीएसटी। आखिर जीएसटी तो सभी को पता ही है और मैंने स्क्रीन के ऊपर इसका डेफिनेशन लिख रखा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो आप देख लीजिए। देखिए, जीएसटी का जो रीज़न था लाने का, वो भ्रष्टाचार को, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको कम करने का था। ठीक है, जीएसटी अच्छा डिसीज़न था, मैं मानता हूँ, पर जिस तरीके से वो वर्क करना चाहिए था, जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उस तरीके का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपने देखा होगा कई बार उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाने के बाद कई बार चेंजेस किए। आखिर क्यों? क्योंकि इससे हमारा इंडियन जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है। मैं उनका आइडिया सही है गवर्नमेंट का, पर जो स्मूथली जो वर्क होना चाहिए था जीएसटी के ऊपर, जो उनके रूल्स होने चाहिए थे, ठीक है, वो अच्छे नहीं है। उनमें अभी कहीं ना कहीं और वर्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसमें ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को कि अपनी जो जीएसटी है, जो कानून ये लेकर आए हैं जीएसटी वाला, उस पर ज़्यादातर ध्यान दें, उसको जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करें। आखिर जो पॉसिबल स्टेप्स वो जल्दी से जल्दी उठा सकते हैं उनको करना चाहिए, ये मेरा गवर्नमेंट के लिए सजेशन है। तो ये थर्ड रीज़न था आखिर क्यों हमारा इंडियन जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है। एक ये भी कारण है जीएसटी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार सजेशन, ये बेकार वो था डिसीज़न गवर्नमेंट का, पर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिस तरीके से ये होना चाहिए था, इससे हमको प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब ये आता है फोर्थ रीज़न, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। ये आप लोगों के लिए ही है। देखिए, डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का तो मैंने देखिए डेफिनेशन लिख रखा है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ मॉनेटरी असेट, मतलब ये पैसों के लिए इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो आप अपने पैसों के लिए करते हो, पैसा कमाना चाहते हो तभी आपने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का मेन मोटिव ही पैसा कमाना होता है। ठीक है, परचेज विद द आइडिया दैट द असेट विल प्रोवाइड इनकम इन फ्यूचर और विल लेटर बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस फॉर अ प्रॉफिट। कि आपने उस असेट को इसलिए ख़रीदा क्योंकि आप चाहते हो अगर आप उसको फ्यूचर में सोल्ड करोगे तो आपको वो हायर प्राइस दे के जाएगा। पर अभी डिक्लाइन हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। जो लोग हैं इस समय, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैसों को सुरक्षित बैंकों में ज़्यादा समझते हैं। भलाई
इन्वेस्टमेंट करने के। अरे ये तो समझो कि इन्वेस्टमेंट से आपका सिर्फ रिस्क 1% है, ठीक है, पर अगर आप उसको बैंक में रखते हो ना, वो मेरे हिसाब से 100% यूजलेस मनी है, क्योंकि वो किसी के काम का नहीं है। क्योंकि ठीक है, समझ रहे हो ना आप, वो किसी काम का नहीं है। आपने 13,000 बैंक में डिपॉजिट किया है, उसको 10 साल बाद निकालोगे, वो आपको 13,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। चाहे 1 साल बाद निकालो, चाहे 1 दिन बाद निकालो, वो आपको 13,000 ही मिलने वाला है। पर अब ये सोचिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एक तो पहले हमारा इंडियन जीडीपी ग्रोथ होगा, और दूसरा आपको भी हायर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, अगर आप इसको सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो। एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, आप किसी भी बिजनेसमैन को देख लीजिए, आप मुझे कोई भी एग्जांपल दे दीजिए जो इन्वेस्ट नहीं करता हो बिजनेसमैन। सारे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते ही करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भाइयों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इन्वेस्ट करना। अगर आप अपने पैसों को बैंक में या फिर लॉकर में रखना ज़्यादा सुरक्षित समझते हो, तो ये जो आपकी मेंटलिटी है, ये मेरे दिमाग में नहीं है घुसता। आखिर क्यों आप ऐसा समझते हो? आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में इन्वेस्ट करना। तो आप इसके ऊपर वर्क करिए। देखिए, आपका इसमें यही रोल है, आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना हमारे इंडियन जीडीपी को ग्रोथ मिलेगा, उतना इंडियन जीडीपी हमारा आगे बढ़ेगा। तो आप ये समझिए, ठीक है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट को देखते हो, तो पुअर कंडीशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ठीक है गाइज, पुअर कंडीशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। देखिए गाइज, कुछ समय से बैंकिंग सेक्टरों की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, पर हाँ, अब थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है बैंकिंग सेक्टरों में। तो एक ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट है। अभी हाँ, कुछ समय पहले तक ये था कि हाँ, बैंकिंग सेक्टर हमारे इंडियन जीडीपी को डिक्लाइन कर रहा था, पर अभी थोड़ा बहुत ये हमारी इंडियन जीडीपी को ग्रो करने में मदद कर रहा है। तो पर अभी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं बैंक्सों के लिए। अभी ज़्यादा उनको उनको रेस्ट्रिक्शंस में ही रखा हुआ है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको, और जो भी बैंक्स हैं उनको अभी ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शंस ही हैं। तो गाइज़, मेरी तरफ से गवर्नमेंट के लिए एक आग्रह है कि प्लीज़ थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा बहुत छूट दें। थोड़ा वो छूट देंगे तो बैंकिंग सेक्टर अपना अच्छा कर पाएंगे, और जिससे हमारे इंडियन जीडीपी में हेल्प होगा। तो ये था फिफ्थ रीज़न जो इंडियन जीडीपी को डिक्लाइन कर रहा है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर है सिक्स्थ रीज़न, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, ठीक है, जिसके पीछे हर एक आदमी पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर क्राइसिस। देखिए, ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे इंडियन जीडीपी को डिक्लाइन हो रहा है। देखिए, जो अभी फार्मर्स हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। हमारे जो प्रेजेंट रूल्स हैं वो फार्मरों के लिए ज़्यादा हित में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जिससे फार्मर्सों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और जिससे हमारा इंडियन जीडीपी है इस एग्रीकल्चर में घट रहा है। और आप देखिए 55%, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा वैल्यू होता है। 55% इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करता है एग्रीकल्चर। तो आप समझिए ये कितना हेल्प करता है एग्रीकल्चर आपकी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। आप समझ सकते हो 55% कितना होता है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। तो एक ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान नहीं दिया, देखिए, हर एक कोई भी गवर्नमेंट आती है, सब अपने फार्मर्सों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, ठीक है, पर वो दे नहीं पाते। पता नहीं क्यों, मेरे को समझ नहीं आता वो क्यों नहीं दे पाते। बस वो किसी एक लिमिट तक ही दे पाते हैं, उससे ऊपर नहीं दे पाते। आखिर क्यों? आखिर ये देश ही उन्हीं के द्वारा चल रहा है, ठीक है। आखिर वो फार्मर के एग्रीकल्चर के पे ही चल रहा है हमारा देश। अगर वो उन्हीं के लिए हम सिर्फ एक लिमिट रख देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। आप समझिए थोड़ा, अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी एक लिमिट सेट कर सकती है, तो वो तो हमारे लिए कोई लिमिट सेट नहीं कर रहे हैं ना। वो तो हमें 55% इंडियन इकोनॉमी में
हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए यार, आप ये समझो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जितना हो सके उनके ही प्रॉफिट के लिए रूल्स लाने चाहिए उनके लिए। देखिए पहला गवर्नमेंट को तो जो भी इस समय, देखिए अभी कोरोना चल रहा है तो अभी तो इस समय गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ क्या कर सकती है उनके लिए। सबसे पहले तो उनको अभी थोड़ी छूट देनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने दे दी। और जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो फार्मर हैं जिनका ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं है, फिर जो दूसरों की ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा कर्ज है, जैसे कि जो उनका लोन है, उनको गवर्नमेंट को पे आउट करना चाहिए वैसे। पर मैं इसके ऊपर ज़्यादा मानता नहीं हूँ उसको, पर हाँ अभी करना चाहिए गवर्नमेंट को। और फार्मर को एक, देखिए आप हर एक जगह हर एक किसी को स्टेटस मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारे इंडिया में, पर सिर्फ फार्मर्स को कोई स्टेटस नहीं मिलता। वो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है सुसाइड करने का, और तब कि वो हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। तो आप लोगों को भी समझना होगा, गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि जो लोग हमारे लिए कर रहे हैं हम उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज ये थे मेरे 6 पॉइंट और 6 सजेशंस जो जिससे इंडियन इकनॉमी डिक्लाइन हो रहा है, और मेरे कुछ सजेशन जिससे इंडियन इकनॉमी रिवाइव हो सकता है। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए कोई सजेशन हो, आपके लिए भी कोई अच्छा सजेशन आप दे सकते हो, तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास तक पहुँचे। ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि सबसे पहला आपकी सुरक्षा ज़रूरी है। तो इसलिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे, आप कोई मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। आप मेरे को एनी टाइम 24 × 7 मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।